बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़ और मैं हूं शाजिया नैयर। मेरे साथ हमेशा की तरह वाशिंगटन डीसी से इस वक्त साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है फलस्तीन के मामले पर। सीज फायर हुआ है इसराइल की जानिब से और पूरी दुनिया में एहतजाज सबके सामने है कि तमाम मुमालिक में इस मामले पर आवाज उठाई गई और ना सिर्फ आवाज उठाई गई बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा तक ये इस बात को ले जाया गया और उसके बाद ये हुआ है कि वहां पे सीज फायर किया गया है और जो फलस्तीन है वहां पर जश्न मनाया गया है सीज फायर के फैसले के बाद। साजिद साहब, सीज फायर तो हो गया लेकिन जो जानी और माली नुकसान हुआ, जो इस फलस्तीन को खंडरात में बदलने की कोशिश की गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका अजाला कैसे मुमकिन है? शाजिया थैंक यू। मेरे थोड़े सी राय हट के है आपसे, थोड़ा सा फतह का जश्न और सारी इन चीज़ों से मेरी ओपिनियन ज़रा कुछ और है। वाशिंगटन डीसी में जो मैं सुन रहा हूँ अपने कानों से और आंखों से जो देख रहा हूँ वो थोड़ा सा कदरे डिफरेंट है। अब मैं ये बताना चाहूँगा 11 दिन की ये क़यामत, 11 दिन की क़यामत थी और दिन रात अटैक। और मेरा मकसद है कि हाई स्पीड सुपरसोनिक किस्म के वेपन इस्तेमाल करना, मीडिया की बिल्डिंग को गिरा देना, पूरी दुनिया की डटाई थी। अमेरिका साथ था, वो सेल्फ डिफेंस के नारे लगा रहा था। एक तरफ पे 250 निहत्थे फ़लस्तीनी, 65 बच्चे और मुतअद्दिद ख़वातीन, दूसरी तरफ सिर्फ 12 लोगों का उनका डेथ उनकी, और 4000 रॉकेट दागे गए लेकिन एक भी निशाने पे नहीं लगा। और इसके बाद अब मैं अगर अमेरिका में बैठे आपको बताऊं कि मैं क्या सुन रहा हूं, मैं ये सुन रहा हूं कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन उन्होंने ये कहा है कि इजराइल अपने मिलिट्री जितने ऑब्जेक्टिव थे वो हासिल करके उन्होंने सीज फायर किया है। इस पे ना अक़वाम मुत्तहिदा की, ना किसी दूसरे मुल्क का प्रेशर और कोई डिप्लोमेसी जो है वो मेरी नज़र में कामयाब नहीं हुई। दुनिया में अभी तक अमेरिका के पास सोल सुपर पावर का टाइटल है, स्टेटस है उनका, वो उनके साथ शामिल थे मजबूरन या विलिंगली, जिस तरह भी, और उन्हें लाइसेंस टू किल दिया गया मेरे ख्याल में, और उन्होंने फिर उसका भरपूर इस्तेमाल किया। अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करने के शवाहिद मिले हैं जी। और दूसरा, उनका जो मुसलसल जो उनको बार बार सर्टिफिकेट दिया जाता था कि इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस का राइट है, जिससे मैं डिसएग्री करता हूं कि निहत्ते मुसलमान फलस्तीनी पत्थरों के साथ टैंकों और F-16 का मुकाबला कर रहे थे। तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं था, ना मुकाबला था, ये जेनोसाइड था जो हर 5-10 साल बाद उसको दोबारा रिपीट किया जाता है। और इस पे फतह का जश्न मनाना मेरे ख्याल में अफसोसनाक होगा, जो कि पाकिस्तान में भी इस वक्त कई एंकर कह रहे हैं, हमास भी कह रहा है कि जी हमने जंग जीत ली है। 72,000 फलस्तीनी अपने घरों को छोड़ के डिस्प्लेस हुए थे, आप इसको फतह कहते हैं? 250 बंदे आपके स्कूलों को टारगेट कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही ये काम किया था कि अल जजीरा, मैं समझता हूँ अल जजीरा एक वाहिद टीवी चैनल था जो दुनिया को असली हकीकत और इनका चेहरा दिखा रहा था, उसकी बिल्डिंग तबाह कर दी गई बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ। तो ये लम्हा फिक्रिया है इस वक्त पर, और उसमें OIC की ढटाई और कोई उनकी हिमायत ना होना, अरब लीग का फेल होना, और सिर्फ बयानात, जिस तरह मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि टर्किश और हमारे मुसलमान जो इस वक्त लीडर हैं या दूसरे जो किंग्स हैं, जो कुछ वो सिर्फ बयान देते हैं अपनी सियासी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए, इससे अलावा उनका कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कश्मीर को अबैंडन किया गया, बर्मीज मुसलमानों को अबैंडन किया गया, चाइनीज मुसलमानों को, आपके पाकिस्तानी देखने वालों को यह पता होना चाहिए कि चाइना में इस वक्त दाढ़ी रखना चाइना में एज ए मुसलमान वो क्राइम है। वहां रोजा नहीं रखने दिया जाता, उस पर कोई किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। हम बेहिस हो चुके हैं, हमें जितना कोई मारना चाहे मार ले, इसमें मेरा मकसद है कि इसमें कोई हम उफ भी नहीं करते। अब वो फतह आप ये बताएं कि पहले, हाँ एक फतह ये जरूर हुई है कि पहले वो जो मैंने एवरेज पढ़ी है कि जो इजराइल जो उनका मारना होता था वो 40-40 दिन होता था। इस दफ़ा 11 दिनों में उन्होंने मार के अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए। तो आप इसको फतह कहेंगे, मैं इसको फतह नहीं कहूँगा। आज भी ये लम्हा फिक्री है कि हम खां खड़े हैं।
मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे यमन हो। तो ये इस पे सेलिब्रेट करने वाली कोई बात नहीं है। जश्न मनाने से पहले 2 दफ़ा सोचना चाहिए कि हमें आने वाले दिनों में कौन मारेगा और किस तरह मारेगा, इसकी तैयारी करनी चाहिए। जिस तरीके से इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत अपनी ज़ाहिर की, उसके बाद आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि जश्न मनाना बनता नहीं है। मैंने आपसे पूछा था कि इसका अज़ाला कैसे मुमकिन होगा, इस कदर नुकसान, और सिर्फ मेरा ख्याल है कि 14% फ़लस्तीनियों के पास इलाका रह गया है, बाकी सारे का सारा इसराइल काबिज़ हो चुका है उसके ऊपर। तो ये तमाम तर सूरत हाल और जिस तरह से बेहिसी दिखाई गई तमाम दुनिया की तरफ से, तो फ़लस्तीनी जो जाने हैं, हाँ, एक जो करारदाद अमेरिका में बर्नी सैंडर्स की तरफ से पेश की गई, उसको मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने एटलीस्ट तवज्जो तो दिलाई कि दुनिया में क्या हो रहा है और फ़लस्तीनियों की जानो माल किस कदर अर्जा समझ के उसको जो है वो खराब किया गया, उसको तबाह किया गया। इस वक्त फ़लस्तीन में आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कि ना हॉस्पिटल बचे हैं, ना स्कूल बचे हैं, ना लोगों के घर बचे हैं, जो लाखों लोग बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, उनका क्या बनेगा? उनका देखें, ये पहली दफ़ा इजराइल ने जो है वो वहाँ पे हमला नहीं किया, पहली दफ़ा ये डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, पहली दफ़ा इस तरह के मुजालिम जो है वो नहीं, वो पहले भी हुआ है। अब वो उसके लिए वो फ़लस्तीनी बेचारे दर बदर होकर यूनाइटेड नेशंस में भी आएंगे मदद मांगने के लिए, दूसरे अरब ममालिक में भी जाएंगे और वो अपने ज़कात फतराने के पैसे वहाँ उनको दे देंगे, उनसे वो बेचारे इकट्ठे हो गए, फिर एक दफ़ा 5-10 साल में बिल्डिंग्स बनाएंगे, फिर एक दफ़ा इजराइल उनको मारेगा, तबाह करेगा, फिर उस तरह। ये तो एक ऐसा प्रोसेस है। अगर मैं इसका बताना चाहूँगा आपको डिटेल में कि ये कब से शुरू हुआ, कहाँ गया, ये कोई आज का मसला नहीं है, ये मसला बहुत पुराना है। और इस पे सिर्फ ये मैं आपको बताने का मकसद ये था कि ये एक मसला नहीं है, मुसलमानों के बहुत मसाइल हैं। और बिलखसूस अगर इसकी बात की जाए तो 9 मिलियन पॉपुलेशन, इजराइल की 9 मिलियन पॉपुलेशन है वर्सेस मुसलमानों की दुनिया में पॉपुलेशन 2 बिलियन है, और ऑलमोस्ट उसमें से सारे के सारे ही या 90% मुसलमान जो हैं वो फ़लस्तीन के लिए और बैतुल मक़दस की वजह से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। उसको वो चाहते हैं कि वहाँ बैतुल मक़दस जो है वो मुसलमानों की रहे, वहाँ पे इबादत के लिए खुली रहे, और वहाँ पे जिस तरह इस दफ़ा भी जो है वो आग लगाई गई, इस तरह के हादसात ना हो। मैं यहाँ पे ये भी आपके देखने सुनने वालों को बताऊंगा कि 2 शराइत हमास ने रखी थी, और इसमें जो सीज़ फायर हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल अदा किया है वो इजिप्ट ने किया है। और वो 2 शराइत क्या थी? वो शराइत ये थी, एक तो कि जिस तरीके से बैतुल मक़दस की बेहुरमती हुई है इस दफ़ा, इसको दोबारा रिपीट ना किया जाए, एक शर्त ये थी, और दूसरी शर्त ये थी कि जो फ़लस्तीनियों के इलाके जहाँ से बेदखल किया जा रहा था, जहाँ 1951 के जो फ़लस्तीनी हैं उनको अपने घरों से बेदखल ना किया जाए। सिर्फ ये 2 शराइत थी हमास ने, और ये दोनों शर्तें इजराइल ने एग्री किया है उस पर, तब जाके सीज़ फायर हुआ है। लेकिन ये कि अनकंडीशनल, और इसमें बिल्कुल उन पे किसी किस्म का इजराइल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जहां अमेरिका में जिस तरह आप बता रहे थे बर्नी सैंडर, इस तरह के हमारे वो यहाँ पे इनको क्वाड कहा जाता है, वो एलियान उमर है और रशीदा तालिब हैं और एक कॉर्टेस हैं न्यूयॉर्क से। इन्होंने अपनी बयानबाजी की अपने पॉपुलैरिटी के लिए, अपने जो है वो अपना प्रोग्रेसिव माइंडसेट को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस, पॉलिसी के ऊपर कोई अमल दखल नहीं था। मुसलसल जो टोनी बिल्किन स्टेट हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो मुसलसल बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहे हैं कि इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड। एक दिन पहले तक, 10वें दिन तक, 11वें दिन सीज फायर हुआ है, 10वें दिन तक वो इस बात को रिपीट करते रहे हैं कि इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस का राइट है। और मैं मुसलसल इस बात का बार बार यादा करता रहा हूँ कि पत्थरों के साथ टैंकों का कोई सेल्फ डिफेंस नहीं कहा जा सकता, इसको जुल्म और बर्बरियत ही कहा जा सकता है। अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि इस वक्त जो दूसरी सुपर पावर्स थी, चाइना, रशिया, सारी एक तमाशा बन के देखती रही। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो किसी एक अपना कन्विंस नहीं कर पाई। अरब लीग जो है वो नाकाम रही है। ओआईसी का इजलास बुलाया गया, लेकिन कोई सिग्निफिकेंस वो डिमांड नहीं कर सके, किसी एक नुक्ते के ऊपर वो मुतहद नहीं हो सके।
ये एक काबिल मज़म्मत है ये चीज़ें। और इसी तरह का बिहेवियर रहा। तो मैंने कई दफ़ा आपको शायद पहले बताया है कि मुसलमानों के जो अलमिया हैं उनमें एक अलमिया ये भी है कि उनका दुश्मन उनको कैलकुलेट कर चुका है, चाहे वो पाकिस्तान का दुश्मन हो, चाहे वो फ़लस्तीन का दुश्मन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया का दुश्मन हो। तो आपका दुश्मन ईरान, ये आपको कैलकुलेट कर चुके हैं कि आप रिटेलिएट किस तरह करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। तो जब वो आप इतने लोग आपको इतना कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फिर वो इसी तरह करते हैं जिस तरह इजराइल कर रहा है। वो इसी तरह फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, वो मारते हैं उतनी देर तक जब तक अपने ऑब्जेक्टिव ना हासिल कर लें, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। मैंने बार बार कहता रहा हूँ कि इसराइल उतनी देर मारता रहेगा जब तक वो थक नहीं जाएगा या अपने ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर लिए। और वो जो पहले वो ऑब्जेक्टिव 40 दिन में करते थे, इस दफ़ा उन्होंने 11 दिन में हासिल कर लिए। ये मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, ये वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, उनकी स्टेटमेंट है कि इजराइल ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करके सीज फायर किया। थैंक यू तारड़ साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया। सब ने अपने अपने मंजन बेचे फ़लस्तीन के मामले पर, अपनी पॉपुलैरिटी हासिल की। अब कुछ रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान में आपको पता है सियासी महाज बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। ना सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत बल्कि हुकूमत की भी जो धड़ेबाजी है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपके सामने है कि तरीन ग्रुप सामने आ चुका है बहुत खुलकर, और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो हर जगह पर सबके सामने है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई भी बाकी जमातों की तरह धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है? देखिए, पाकिस्तान में सियासत तो मैं नहीं कह सकता, ये अपने करप्शन के पैसों को छुपाने के लिए सियासत इस पे की जाती है। चाहे उस पर जो भी ग्रुप बंदी होती है वो अपने करप्शन के और अपने गलत हथकंडों के पैसे, करप्शन के पैसे छुपाने के लिए उसको लोग मुतहद हो जाते हैं। यही हुआ है पीटीआई के साथ भी। 70 अरब रुपया तरीन साहब का, सिर्फ 70 अरब रुपया जो था उसका केस है, उसका सारा मामला है। और उन्होंने जितने लोग थे इकट्ठे करके, तो वो उन्होंने बार बार ये मुसलसल कह रहे हैं कि इमरान खान हमारा अब भी लीडर है, तो फिर कुरान उठा के एक दूसरे को इतना टाइट ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत थी अगर आप अभी भी पीटीआई का हिस्सा हैं। मेरी समझ से ये बाहर थी। और सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात का है कि खान साहब के निकाह का गवाह जो है ओन चौधरी साहब, वो भी छोड़ गए हैं। आप अंदाज़ा लगा ले कि हालात क्या चल रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन उनके आसपास वही लोग हैं जो दूसरी पार्टियों से छोड़े हैं, जिन्होंने आके वही इनका साथ दिया। लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव वही था, दिहाड़ी लगाना, कि दिहाड़ी लगा के भागना है, पैसा लंदन दुबई किस तरह लेके जाना है। अब देख रहे हैं खान साहब भी उसी तरह के टोले के में घिरे हुए हैं, और शुरू से वो इनको ख़राब कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि खान साहब की तहरीक का नाम इंसाफ है, और अगर इंसाफ ना दे पाए तो कौम किस तरह उनको माफ़ करेगी। खान साहब के घर में मेरा मकसद है, सबसे बड़ी तो बात यह है कि रिंग रोड रावलपिंडी के केस ने अच्छे उनके जो साथी थे, जो रियासत मदीना के फाउंडर थे, जो आलमोस्ट उनके भी नकाब, उनके भी कपड़े जो हैं वो दागदार हैं उनमें भी रिंग रोड में। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर करूँगा इस क्वेश्चन में, इस आपने जो मुझसे पूछा इसके रिटर्न में मैं ये क्वेश्चन आपके देखने वालों से पूछूंगा कि कमिश्नर रावलपिंडी का ट्रांसफ़र और एक मशीर, और उनकी स्टेटमेंट भी यही है कि वो कुछ दिनों के लिए उन्होंने रिज़ाइन दिया है, उनकी इंटेंशन है वापस आने की। तो क्या ये रिज़ाइन, मेरा क्वेश्चन ये होगा कि ट्रांसफ़र और रिज़ाइन क्या ये काफ़ी है एहतसाब के लिए? कमिश्नर के भाई ने एक कॉलोनी बनाई और नौज बिल्ला उसका नाम रखा कि मक्का हाउसिंग स्कीम, तौबा इस्तगफार। और फिर उस पर जाके उसने जिस तरीके से डाका मारा जाके, वो देखने वाला है। और दूसरा जो है वो पता, ये अगर मुझे वाशिंगटन डीसी में पता है तो क्या ख्याल है आपका कि पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि मक्का हाउसिंग स्कीम के पीछे क्या हो रहा था और किस तरीके से वहां पे रिंग रोड को चेंज किया जा रहा था। और दूसरा जो एडवाइजर हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल पे सुना है बैठ के कि दूसरा वो तकीर साहब के साथ, शाह साहब के साथ अपनी रिश्तेदारी को एक्सेप्ट किया है। आप उनका भी हालात देख सकें। अगर मैं वाशिंगटन डीसी में इन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ तो ज़ाहिर है मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो है, जिसके हर एक के हाथ में एक कंप्यूटर है, आपका क्या ख्याल है उनको नहीं पता। तो इन हालात में भी अगर इस्तीफ़ा और उस कमिश्नर साहब की ट्रांसफ़र काफ़ी है तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए दुआ खैरी हो सकती है। ट्रांसफ़र तो होती है ना, वो ट्रांसफ़र तो होती है, लेकिन ट्रांसफ़र काफ़ी नहीं है।
खान साहब को मैं कहूँगा, मैं एक कानून का स्टूडेंट हूँ, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को सज़ा दी जाती है अमेरिका में भी और पाकिस्तान में, प्यूनिटिव डैमेज। प्यूनिटिव डैमेज ये होता है, और सज़ा के पनिशमेंट के पीछे एक फ़िलासफ़ी है जो आज की नहीं है, जो मैं खुद अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ें, अगर आप हिस्ट्री ऑफ लॉ पढ़ें, तो सज़ा देने के दो मकासद होते हैं कि इसको इतनी सज़ा दी जाए, इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि दोबारा कोई और लोग इसी किस्म के जुर्म को दोबारा रिपीट ना करें। तो खान साहब, उस कमिश्नर साहब का सिर्फ ट्रांसफ़र कर देना, वहाँ पिंडी से निकाल के चकवाल लगा देना या चकवाल से निकाल के गुजराले लगा देना, ये एहतसाब सिर्फ यही था? वो वहाँ जाके फिर वहाँ नई हाउसिंग स्कीम बनाएंगे? मक्का हाउसिंग सोसाइटी गुजरांवाला में भी बन सकती है, आपका तो पूरा मुल्क ही बैरियर टाउन बन चुका है। और दूसरा, आपके जो एडवाइज़र हैं जो आपके साथ लंदन से आए थे, क्या उनका भी सिर्फ इस्तीफ़ा जो है यही एहतसाब है सिर्फ? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरबों का फ्रॉड करो और ट्रांसफ़र करा लो और पैसा लंदन भेज के खुद अगले साल वहाँ खुद जाके उन अरबों को एंजॉय करो। ये खासा भी इंसाफ नहीं है। रियासत मदीना में ऐसे नहीं होता। इन लोगों को इबरत का निशान बनाना आपका कौमी फ़र्ज़ है। आपने कमिटमेंट दी है कौम को, तो प्लीज़, अभी तक आपने एहतसाब में फेल हैं। आप अभी तक कोई पैसा जो आप मुसलसल आप 22 साल लोगों से कहते रहे कि बाहर से पैसा जो करप्शन का गया मैं लेकर आऊँगा, आप अभी तक $1 नहीं ला सके वहाँ से। लेकिन ये आपके घर, आपके मेज़ के नीचे, आपकी चारपाई के नीचे जो कुछ हुआ है, आपके साए में जो कुछ हुआ है, कम से कम इसको इबरत का निशान जरूर बनाएं आप। अच्छा तारड़ साहब, जो तरीन ग्रुप में लोग हैं, उनकी जानिब से इमरान खान साहब के साथ मौजूद कुछ लोगों के बारे में एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, लेकिन खुलकर नाम कोई नहीं लेता कि किसके ऊपर एतराज़ है। और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के जो दाएं बाएं उनको मशवरा देने वाले लोग हैं वो ही जहांगीर तरीन के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से ये दूसरा प्रेशर ग्रुप जो है वो बन रहा है। और तरीन साहब के जो फॉलोअर्स हैं जो उनके साथ हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं, हम उनके साथ हैं, हर तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। ये क्या मामला है? इसके ऊपर कुछ समझ नहीं आ रही। ये मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एक तो जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है, उनके ज़्यादा मेंबरान हैं वो भी सूबाई असम्बली के हैं। MNA जो पहले थे वो उनसे भी कम हैं उनके पास, जो पिछली दफ़ा जाके खान साहब से मिले थे। मेरे नज़र में उनका टारगेट पंजाब है, पंजाब गवर्नमेंट उनका टारगेट है। और कल उनके कुछ MPs जो हैं वो बुज़दार साहब से मिले हैं और मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ फंड्स के भी वादे किए हैं, तरक्याती फ़ंड के ज़रिए उन्होंने चुप कराने की कोशिश की उनको। लेकिन इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये ब्लैकमेलिंग है, बिल्कुल ब्लैकमेलिंग है। उनकी कोई कमिटमेंट नहीं है खान साहब के साथ, खान साहब उनके लीडर नहीं है। और बिल्कुल ये इस वक्त जो पाकिस्तान में एक बात और आप भूल गई हैं, हमारे चौधरी क्या नाम है उनका, निसार चौधरी साहब, वो भी मैदान में कूद चुके हैं। उन्होंने भी पंजाब असम्बली का हल्फ लेने का अपना इरादा शो कर दिया, हल्फ उठा लिया। तो ये एक ग्रेटर गेम हो रही है पंजाब में, पंजाब की गवर्नमेंट के लिए कमज़ोर करने के लिए। और उसके बारे में आपने दूसरी स्टेटमेंट सुनी होगी, हमारे शाह साहब हैं जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं, हम अपोजिशन की टेबलों पे कुर्सियों पे जाके बैठ जाएंगे। तो ये एक ब्लैकमेलिंग हो रही है अपनी अपनी करप्शन को छुपाने के लिए। अब वो 70 अरब रुपया थोड़ी सी रकम नहीं होती जो तरीन साहब ने। और आज आपको पता है कि आपको 115 रुपए किलो चीनी, वो भी यूटिलिटी स्टोर से मिलती है। बाहर शॉर्टेज हो चुकी है, क्रिएट कर दी गई शॉर्टेज। पाकिस्तान के हालात अगर हालात ये चल रहे हैं तो फिर इसमें तो देखें, इसमें तो इस हमाम में तो सारे नंगे हैं। आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, आपके जो दिहाड़ीवार जितने पेशावर सियासतदान हैं वो भी शामिल हैं, ग्रुप बना रहे हैं। और यहाँ तक खबर आ रही है कि परवेज इलाही साहब भी राब्ते कर रहे हैं इधर उधर, लेफ्ट एंड राइट। तो इस सारी खिचड़ी में अब देखें फिर वो कितना अरसा चलेगा। ये तो खान साहब को स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या, कहाँ तक वो किस हद तक जा सकते हैं अपने करप्शन के पैसे छुपाने के लिए, और खान साहब अपनी रियासत मदीना की कमिटमेंट है उसके लिए कितना पीछे जा सकते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना पड़ेगा। आपकी एस्टेब्लिशमेंट के तो खैर फीलिंग्स ही कोई नहीं होती किसी किस्म की। उनका टारगेट तो सिर्फ न्यूयॉर्क, दुबई और लंदन और अपने बच्चों को वहाँ पर सेटल कराना और रिटायर होकर फिर जाके उन पैसों को एंजॉय करना। उनका तो वो उनकी, मैंने आपको बताया था कि आपकी ज़्यादातर एस्टैब्लिशमेंट की बीवियां कनेडियन हैं या ब्रिटिश हैं, उनका तो पाकिस्तान के साथ कोई अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट ही कोई नहीं है।
طارق صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے محمد ڈیم کا افتتاح کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان کی طرف سے ڈیکیڈ آف ڈیمز کا نعرہ بھی لگایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستان کے جو پانی کے مسائل ہیں، سب جانتے ہیں کہ پاکستان پانی کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، تو کیا وہ مسائل حل کی جانب جائیں گے؟ دیکھیں، اس پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان میں اس وقت 10 ڈیمز جو ہیں ان کا پروجیکٹ چل رہا ہے. 10 ڈیمز کا میں بڑا خوش ہوں اس معاملے کے، کیونکہ منگلا ڈیم کے بعد، تربیلا ڈیم کے بعد، 60s کے بعد یہ پہلی دفعہ اس طرح کا یہ سٹیپ اٹھایا گیا. بلکہ یہاں تک میں اگلے دن جب ریسرچ کر رہا تھا ڈیمز پہ، تو محمد ڈیم جہاں پہ خان صاحب گئے ہیں، انہوں نے افتتاح کیا تھا اس کا، وہ 60s میں اس کا پروجیکٹ جو تھا وہ سامنے بنایا گیا تھا اور آج اس پہ عملی جامہ پہنا جا رہا ہے. لیکن مجھے تشویش بھی ہے تھوڑی سی ڈیمز کے بارے میں اور پاکستانی ترقیاتی پروجیکٹس کے بارے میں مجھے تشویش ہے. جب اس میں ریسرچ کر رہا تھا ڈیمز کے بارے میں پڑھنے کا، تو دیکھا گیا، میرے نظر میں یہ ہے کہ سارا جو ہے اس کے پیچھے سپورٹ چائنا کی ہے. پاکستان کے ہر پروجیکٹ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی، چاہے ٹرین کا ہو، چاہے ہائی ویز کا ہو، کسی قسم کا، پیچھے چائنا کے قرضے، چائنا کی لیبر، چائنا کے انجینئر آ کے سارا وہ کر رہے ہیں. اس میں میری تشویش یہ ضرور ہے کہ پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ قرضے کس شرح پہ لیے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ کیونکہ چائنا کی ترقی جو 50 سالوں میں انہوں نے ساری اپنی کی ہے، اس میں سارا ان کا ہر ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ منی بیس ہوتا ہے، انٹرسٹ بیس ہوتا ہے. وہ امریکہ کی طرح ایڈ یا وہ نہیں دیتے گرانٹس آپ کو، وہ قرضہ دیتے ہیں آپ کو. اور میں تیسرا اس کے ساتھ یہ کروں گا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جو لوگ اگر مخلص ہیں پاکستان کے لیے، اور چائنا کی دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے، میں اس پہ ایگری کروں گا، لیکن چائنا سے ایک بات یہ بھی سیکھیں کہ وہ کرپشن سے کس طرح نبٹتے ہیں. وہ گولی مارتے ہیں اور بڑے تھوڑی سی اپنی انویسٹیگیشن کر کے وہ اپنے وزراء کو اور بیوروکریسی کے جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو سرے عام گولی مار دیتے ہیں. وہ NRO نہیں دیتے ان کو، وہ ان کو جانے کی باہر لندن جا کے گھوم کے کنوکٹڈ مجرموں کو جانے نہیں دے، جہازوں پہ، پرائیویٹ جہازوں پہ ٹریول نہیں کرنے کی اجازت دیتے. یہ بھی چیزیں چائنا سے سیکھیں آپ. اچھا ساجد صاحب، ہم نے یہ بات تو کر لی، میں دوبارہ فلسطین کی جانب جانا چاہوں گی. ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ ہسٹری کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پچھلے پروگرامز میں بھی ناظرین نے دیکھا کہ ہم نے کچھ پاکستان کے حوالے سے ہسٹری جو ہے وہ ڈسکس کی تھی. فلسطین کی جو تاریخ ہے وہ تمام مذاہب جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں. کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ فلسطین کی تاریخ کیا ہے، تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ فلسطین کیوں اہم ہے، فلسطین کی تاریخ کیا ہے اور فلسطین کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں، فلسطین کی ہسٹری، فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جو کہ تینوں مذاہب، اسلام، جودائزم، اگر دیکھا جائے تو اسلامک جو ابراہیمک ریلیجن ہے ان کا جو اگر پڑھا جائے تو سب سے پہلے جودائزم، یہودیت، اس کے بعد کرسچینٹی، اور جو حضرت عیسیٰ تھے وہ یہودی تھے، اس کے بعد اسلام. لیکن ان کو ابراہیمک ریلیجن کہا جاتا ہے کہ فادر آف آل دیز 3 ریلیجنز واز ابراہیم، حضرت ابراہیم. تو یہ جو فلسطین کا ایریا ہے، یہ سارا اصل میں تینوں مذاہب کے لیے ویری امپورٹنٹ، بڑا ان کے لیے متبرک جگہ ہے. اور اس کی جب ہسٹری تو بہت زیادہ ہے، اس میں تو کئی بکیں لکھی بھی ہیں ان پہ چیزیں. جو میں دیکھ رہا تھا تو ریسنٹ ہسٹری کے حوالے سے میں تھوڑا سا، مجھے جو سب سے زیادہ اٹیمپٹڈ لگی ہیں کہ چیزیں یہاں پہ رومن بھی رہے جو تھے، وہ انہوں نے حکومت کی. اور جو مجھے سب سے زیادہ جو میرے لیے انٹرسٹنگ تھا کہ یہاں پہ جو پرشین تھے انہوں نے بھی وہاں پہ حکومت کی، جو مجھے نہیں پتا تھا، میرے لیے ایک نیا تھا. کروسیڈ کرتے آئے، اس کو جو کرسچینٹی تھی انہوں نے وہاں پہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جو کروسیڈ تھے، وہ کروسیڈ کہا جاتا ہے کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے جو کرسچن تھے وہ آتے تھے اور وہاں پہ اٹیک کرتے تھے. اور صلاح الدین ایوبی جو تھے، ایوبی جو سلطنت نے کافی عرصہ وہاں پہ حکومت رکھی فلسطین کے ایریے پہ. ریسنٹ اگر تھوڑی سی ہسٹری، یہ 18ویں صدی 19ویں صدی تک اگر آئیں ہم، تو اس پہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. اور اس میں جو میں نے جو سب سے زیادہ دیکھی کہ 1099 میں وہاں پہ کنگڈم
एस्टैब्लिश की गई में सल्तनत, फिर मिस्र ने इसको ओवर किया। इसमें जो मैं सबसे बड़ी जो हिस्टोरिकल चीज जो मुझे इसमें नजर आई कि ये यहूदियों का आना वहां कब से शुरू हुआ। यहूदियों का वहां आना जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, और एक जो उस वक्त डील साइन की गई, आपको मैं बताना चाहूंगा, सल्तनत उस्मानिया का इख्तिताम जो है 1920 के करीब आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हुआ। लेकिन एक जो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट एस्टेब्लिश किया गया, बेलफोर डिक्लेरेशन थी, उसमें ह्यूमन राइट्स को उस रीजन में उनका इतलाक किया गया, और उसी के तहत जो है वो यहूदी आए। और लीग ऑफ नेशंस ने 1922 में लगभग वहाँ पे आना शुरू हुए यहूदी, अरब कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से। सबसे ज़्यादा तादाद में जो आए वो रशिया से आए। और 1947 में ब्रिटिश जो थे उन्होंने टर्मिनेट किया अपना मैंडेट, जो उनके पास मैंडेट था उसके तहत वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। और उसके बाद ही वहाँ पे जॉर्डन का असर रसूख था, वो स्टैब्लिश किया गया। हिजाज, उससे पहले हिजाज सऊदी अरेबिया का पुराना नाम हिजाज था। और हाशमियत जो हमारे रसूल करीम के हवाले से जो हाशमियत आगे एक डायनेस्टी या वो रूल शुरू हुआ, जो कि जॉर्डन जो है वो क्लेम करते हैं दे आर हाशमियत, तो वो उनका रोल था। उन्होंने टेक ओवर किया इस फ़लस्तीन को और जॉर्डन एरिया को। और जो आज का फ़लस्तीन है उसमें कुछ जॉर्डन का हिस्सा था पहले जॉर्डन के पास, कुछ सीरिया का हिस्सा था, जो आज वहाँ इजराइल और उस एरिया में उसमें सबसे ज़्यादा नीचे है। लेकिन जब 1948 में 1947 में जब इजराइल वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, तो उस कॉन्फ्लिक्ट जो उसके आसपास जो आबादी थी, 7 लाख फ़लस्तीनी 1947 में, इसको कहते हैं कि उनकी जो सिविल वार थी, उसमें वहाँ से भाग कर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में चले गए। लेकिन उसके रिजल्ट में 8.5 लाख यहूदी दूसरे ममालिक से छोड़ के उनको अपनी वो इजराइल के शहरी बन गए। 7 लाख फ़लस्तीनी वहां से निकले और उनको रिप्लेस किया 8.5 लाख ज्यूज ने। तो उसके बाद जो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री में जब थोड़ा सा आगे चलें, तो 1967 की जो 6 दिन की वार थी, उसने पूरी मुसलमान दुनिया का चेहरा सामने रख दिया कि किस तरीके से यहूदी लड़े वहां पे। उन्होंने सराय सीना पे कब्जा कर लिया, उन्होंने किस तरीके से सीरिया का इलाका कब्जे में ले लिया, और पूरे अरब ममालिक को बड़े बुरे तरीके से उन्होंने वहाँ पे शिकस्त दी। लेकिन जब मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, तो अरब और इजराइल झगड़े का जो आगाज़ हुआ था वो 1882 में, 1882 में एक शादी की तकरीब थी। सैफियद शहर का नाम था, उस एरिया में एक छोटा सा गांव था सैफिद, SAFED। वहाँ पे एक शादी की तकरीब में एक यहूदी ने एक फ़लस्तीनी बंदे को गोली मार के हलाक किया। सबसे पहले वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और इसको रिकॉर्ड में लाते हैं बेनी मॉरिस हैं एक हिस्टोरियन। उन्होंने अरब यहूदी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत रिसर्च की, और वहाँ से शुरू हुए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, 1882 की ये चल रही है, और इसमें अभी तक कल तक इजराइल का हाथ ऊपर रहा है। अफसोस के साथ कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, 2 बिलियन पॉपुलेशन है, और उनको 9 मिलियन लोग जो हैं वो बार बार शिकस्त दे रहे हैं। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच साजिद साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त हमारे व्यूवर्स को बताया। और सबसे हैरान कुन कि फ़लस्तीन का जो झगड़ा है वो 1882 में एक कत्ल से शुरू हुआ, और वो आज तक ये झगड़ा जो है और जंग की शक्ल इख्तियार करता गया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ज़रूर बताइएगा कि हम अपने प्रोग्राम को किस तरह मज़ीद बेहतर करें, और आप क्या पूछना चाहते हैं, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।